अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ वलयत्तक़िल्लाह रब्बह। वक़ाल तआला कुतिब अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, समाज के मुख्तलिफ़ घरानों में मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ और मसाइल के पैदा होने का मामला लगा रहता है। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो ख़ूबसूरती से और आपस की समझबूझ से मसले को हल कर लेते हैं, लेकिन अब इस तरह के घरों की तादाद बढ़ती जा रही है या इस तरह के वाक़यात और हादसात बढ़ते जा रहे हैं जब मसाइल घर से बाहर निकल कर के लोगों के बैठकों तक पहुंच जाते हैं और फिर मसला हल तो होता है लेकिन अच्छी खासी उसमें तलख़ी पैदा हो चुकी होती है, अच्छा खासा मामला ख़राब हो चुका होता है और सबसे ज़्यादा उसमें जो तकलीफ़देह चीज़ होती है वो ताल्लुक़ात की ख़राबी की शक्ल में सामने आती है। मसाइल तो 19-20 करके हल कर दिए जाते हैं, लेकिन मसला हल होने के बाद भी जो तलख़ियाँ पैदा हो चुकी होती हैं या जो गड़बड़ियाँ पहले हो चुकी होती हैं उसके असरात काफ़ी दिनों तक बल्कि बसा औक़ात ज़िंदगी भर जो है बाक़ी रहते हैं। मुख्तसर से अपने तजर्बात की रोशनी में जहाँ इन मसाइल को हल करने के लिए जाना हुआ है या लोगों से इस हवाले से जो तफ़सीलात मिली हैं, दोनों की रोशनी में ये बात समझ में आ रही है कि कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिस सिलसिले में हमारे यहाँ गलतियाँ बहुत पहले से होती चली आ रही हैं और उन गलतियों से सबक सीखने का मामला भी बहुत कम है, बहुत कम है। घरेलू इंतशार, घरेलू बिगाड़ को कम से कम करने के लिए या उसूली तौर पर उसको हल करने के लिए इस्लाम ने जो हिदायत दी हैं, जो बुनियादी बातें बताई हैं, अगर उनको निगाहों के सामने रख लिया जाए तो वो बड़े बड़े मसाइल, वो बड़ी दिक्कतें, वो प्रॉब्लम्स पैदा ही ना हो, या अगर पैदा होंगे तो बहुत आसानी से उसका हल निकल आ जाएगा। तो आज मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स पर इस हवाले से बात करूंगा और मुझे अच्छे से मालूम है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं अक्सरियत का मामला इस हवाले से शरीयत के ख़िलाफ़ ही नज़र आएगा, ये अभी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिन घरों में अभी वो मसाइल पैदा नहीं हुए हैं तो पैदा होने से पहले पहले उसको हल कर लें और आगे चल कर के जब किसी किस्म का कोई वाक़या, कोई हादसा या कोई भी मसला पेश आए तो उस वक्त क्या करना चाहिए वो भी निगाहों के सामने रहे। 3 चीज़ें जिसको ले कर के बहुत ज़्यादा बिगाड़ बढ़ता है और घरों में इंतशार पैदा होता है। पहली चीज़ प्रॉपर्टी को लेकर के, मीरास को लेकर के। दूसरे नंबर पर कभी किसी वक्त ज़ुबानी कोई बात हुई थी, उसको तहरीरी शक्ल नहीं दी, 20 साल 25 साल 30 साल गुज़र गया, न वो ज़ुबानी वादा याद है, न उस वक्त की सूरत हाल और कैफियत है, और उस ज़ुबानी वादे से मुकर जाते हैं या भूल जाते हैं लोग। और उस ज़ुबानी वादे की बुनियाद पर जो बहुत कुछ चीज़ें आगे बढ़ चुकी होती हैं उसमें बहुत खटास पैदा होती है, बहुत मसाइल पैदा होते हैं। और तीसरी चीज़ इस हवाले से जो सामने आती वो ये कि घर में अगर कोई शख्स वालिद की मौजूदगी में अपनी जायदाद या प्रॉपर्टी बनाता है
तो इसको नहायत ही मायूब समझा जाता है, और उस मौके पर सही तस्वीर निगाहों के सामने न होने की वजह से आगे चल करके जब बंटवारा होता है तो उसमें बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां आती हैं। कुछ तफसीलात से इंशाअल्लाह और वाज़ेह हो जाएगी बात। उसूली हिदायत इस्लाम की ये है, उसूली हिदायत, कि जब भी किसी शख्स की वफ़ात हो, किसी शख्स का इंतकाल हो, तो इंतकाल के बाद उसकी प्रॉपर्टी में पहले 3 चीज़ें देखी जाएंगी। नंबर 1, अगर उसके घर घराने के लोग उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से उसके कफन दफन का मामला देखा जाएगा। नंबर 1, अगर उस मरने वाले शख्स पर कोई कर्ज है, कर्ज ले करके वो मरा है, वफात पाया है, तो उसकी प्रॉपर्टी से कर्ज पहले अदा किया जाएगा। तीसरी बात यह कि अगर उसने कोई वसीयत की है, वसीयत गैर वरसा में की जाती है, जो बराह रास्त वारिस होते हैं उनके लिए वसीयत नहीं की जाती, ये बात समझ लीजिएगा। जो वारिस नहीं होते हैं डायरेक्ट, उनके अलावा जो होते हैं, करीबी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर पोता हो सकता है, या और दूर के कोई हो सकते हैं, किसी शख्स से दोस्ती ताल्लुक़, या फिर जो है वो वसीयत हो सकता है कि किसी इदारे वगैरह को ज़मीन हिबा करने की शक्ल में हो, कि मरने के बाद वो लागू होगी। मरने के बाद जो लागू होती है वो वसीयत हो जाती है, ज़िंदगी में लागू होगी तो वह हिबा की शक्ल बन जाती है। तो खैर, अगर उसने वसीयत किया है तो मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में से वसीयत के मुताबिक 1/3 से ज़्यादा वसीयत किया तो लागू नहीं होगी, 1/3 ही पर लागू होगी। 1/3 तक, 33% तक जो है वो वसीयत अपनी प्रॉपर्टी में से कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मना किया गया है, क्योंकि बकिया वरसा का हक़ है। चुनांचे ये 3 चीज़ें फ़ौरन लागू की जाएंगी, फ़ौरन ये 3 चीज़ें लागू की जाएंगी। अब इसके बाद अगर कुछ बचता है तो इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि अरे अभी तो अब्बा मरे हैं, मरते ही प्रॉपर्टी की बात कहाँ से करने लगे। नहीं, गलत बात है ये, फ़ौरन बात होनी चाहिए। दिल नर्म होते हैं, अब्बा का इंतकाल हुआ है या अम्मा का इंतकाल हुआ है, जिसकी भी प्रॉपर्टी है मरने वाले की, उस वक्त दिल नर्म होता है और 19-20 करके मसला हल हो जाता है। अब इसके बाद उस वक्त तो मरने के बाद, अच्छा एक भैया ने तो फलानी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं इसको जोत लेता हूँ, अच्छा मैं इसको बो लेता हूँ, ठीक है, भैया थे, आपस में भाई थे, रिश्ता अच्छा था, चल गया मामला। होते होते 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजर गया, भैया जो है बूढ़े हो गए, बेटे जवान हो गए, और वो भैया जो है या तो अब बीवी या बच्चों के असर में आने लगे। 30 साल पहले उस ज़मीन की मालियत कुछ थी, आज उसकी मालियत कुछ की कुछ हो गई। तो जो ज़बानी तकसीम हुई थी, अब आ गया मामला कि अरे अरे तो हम तो नुकसान में रह गए, फलाने भैया के तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, फलाने के तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जबकि किसी ज़मीन के मुफीद और ज़्यादा मालियत के होने का मामला बहुत सारे मौके पर हादसाती होते हैं। हादसाती 30 साल पहले रोड की ज़मीन वो शायद 8 आने 12 आना थी और आबादी की ज़मीन 16 आना थी, और आज बिल्कुल उलट गया है मामला कि रोड की ज़मीन कहाँ जा रही है और आबादी की ज़मीन की उसके मुकाबले में वैल्यू उतनी नहीं है। तो ये हालात बदलते रहते हैं, इसलिए उसी मौके पर तकसीम करके मामले को अगर तय कर लिया जाए तो आगे जो बहुत सारे मसाइल आने वाले होते हैं उससे बच जाते हैं लोग। नंबर 1। दूसरी चीज़ इसमें जो करने की है कि ये ज़ुबानी मामला बंद करिए। एक भी काम इस तरह का जो प्रॉपर्टी वगैरह से या माल वगैरह से मामलात से जुड़ा हुआ हो, ज़ुबानी कभी नहीं, उस ज़ुबान की 1% भी वैल्यू नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। इस्लामी अदालत भी होगी ना, इस्लामी अदालत भी होगी, और वहाँ जाकर के कोई शख्स अगर मुकर जाए 20 साल के बाद, 20 साल पहले जो ज़बानी इकरार हुआ था आपस में कि हाँ ये ले लेना, ये ले लेना, ये तुम ले ले, वहाँ जाकर नहीं कोई बात ही नहीं हुई थी, वो अपना जोत रहे थे, मैं अपना जोत रहा था। इस्लामी अदालत के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि दिल में डाल के निकाल ले कि भाई 20 साल पहले क्या था मामला। नहीं, वो आखिरत का मामला होगा कि अल्लाह ताला वीडियोग्राफी दिखा देंगे जो बैठे हुए हैं कंधे पर कि हाँ हाँ तुमने ये बात कही थी और वहाँ झूठ बोला। लेकिन दुनिया में कागज़ देखा जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है, तहरीर लाओ, अदरवाइज 20 साल के बाद करोगे तो 20 साल के बाद की जो सूरत हाल होगी उसी के मुताबिक तकसीम होगी जब मामला पहुंच जाएगा अदालत में, कोर्ट में। इसलिए जब वालिद की वफ़ात के बाद एक तो पहली ये चीज़ ये कोशिश करनी चाहिए कि फौरी तकसीम हो जाए।
जितना जल्द तकसीम हो जाए उतना बेहतर, और वो तकसीम प्रॉपर अंदाज में डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में हो और लीगली जो भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उसको बनाया जाए और उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ये नहीं कि चलो ज़बानी हो गया या सादे वगैरह पर लिख लिया है, अब उस सादे की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है, लोग कहते रहे वो वैसे ही पता नहीं कैसे हो गया था, मैं नहीं जानता उसको। तो बाकायदा लीगली जो बाउंड हो सके तहरीर वो बना करके जो भी अखराजात वगैरह होते हैं करा करके उसको फाइनल हद तक ले करके जाइए। दो लोगों का झगड़ा होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। रसूलुल्लाह ने उनके सामने कहा कि देखो, तुम लोगों में से किसी की ज़ुबान तेज़ होगी, चर्ब ज़ुबान होगा, हो सकता है उसकी ज़मीन ना हो, और उसके बाद जो है मैं उसके मुताबिक फ़ैसला कर दूँ। लेकिन याद रखना, मैं तो ज़ाहिरी देख के फ़ैसला कर दूँगा, लेकिन हकीकत में जिसकी ज़मीन होगी और उसको न मिल सकी, आखिरत में वही ज़मीन जिसने कब्ज़ा किया होगा, जिसकी ज़मीन नहीं होगी, उसके गले का तोक बन जाएगी, उसके लिए अज़ाब का ज़रिया बन जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात रसूलुल्लाह ने कही, फ़ौरन कहने लगता है अरे तुम ले लो, अरे तुम ले लो, अरे तो मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, दावा था। तो अब तो ऐसी सूरत हाल यहाँ नहीं है। अल्लाह रसूल का वास्ता कितना ही भी दे दीजिए, मेरा अब तक का जो भी 15-20 इस तरह की जो पंचायतें देखी हैं, शायद एक सिर्फ यादगार ऐसी रही है, वो निकाह की यानी तलाक का मामला था, जिसमें नहायत खूबसूरती के साथ दोनों तरफ के लोग हंसते मुस्कुराते हुए डॉक्यूमेंट पर साइन किया और अलग हो गए। किसी किस्म की कोई शिकवा शिकायत वहाँ पर नहीं। वरना यानी मान के चलिए कि 95% सूरत हाल हमारी समाज की कि अल्लाह रसूल का नाम, ये सब आखिर में जब कोर्ट में थक जाते हैं, जेब खाली हो जाता है, मरने के कगार पर पहुँच जाते हैं, मसला हल होने की नौबत नहीं आती है, तब कहते हैं मौलवी साहब कुछ हल करा दे बीच में। तो ये सब चीज़ें जो पेश आती हैं वो गड़बड़ियाँ होती हैं जो एतमाद की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर कर लेते हैं। खुदा के वास्ते चीज़ों को लिखने की कोशिश करिए। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी वो कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है, उसमें पूरी तफसील दी हुई है कि जब भी कोई मामला करो तो लिख लिया करो, 2 गवाह बना लिया करो, और लिखाने का मामला ऐसे शख्स से करवाओ जो लिखने का सलीका जानता है। ऐसे ही अरे गहरे नत्थु खैरे से मत लिखवाओ, जो वसीक़ा नवीस हो सकता है और सही से उसमें कौन से अल्फाज, कौन से जुमले, किसका क्या माना, क्या मतलब, एक लीगल जो तहरीर होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो लिखने वाला अच्छे किस्म का हो, उससे लिखवाया जाए, और जिसको लिखने का तरीक़ा आता हो, लिखने से मना ना करे, और जिसकी गवाही पर लोग एतबार करते हों वो गवाही देने से अपने आप को रोके ना, बल्कि गवाह बने, वरना मसले तो हल नहीं होंगे। तो अच्छे लोगों को गवाही के लिए आगे आना चाहिए कि हाँ भाई ये मामला है इसमें। तो ये दूसरी बात कि काम तहरीरी करिए। बहुत सारी ज़मीनों का मामला है, ज़ाती प्रॉपर्टियों का तो छोड़ दीजिए, इबादत गाहें जो हमारी हैं वो भी सूरत हाल ये है, कब्रिस्तान हमारी जो है उसकी सूरत हाल ये है कि वो पुरखों से, ज़माने से वो उसी तरीके से चली आ रही हैं और उसमें वरासत भी चढ़ती चली आ रही है। आप लोगों को हैरत होगी ना, ज़रा तलाश कर लीजिएगा, इसी अपने ही गाँव के लिए हवाले से बात मैं कर रहा हूँ कि मस्जिद की भी देख लीजिएगा, ईदगाह की भी देख लीजिएगा, और भी कब्रिस्तान वगैरह की देख लीजिएगा, लोगों के नाम पर ज़माने ही से चली आ रही है। उसको लीगल अंदाज में जो है डॉक्यूमेंट करने के बारे में कोई सोच नहीं पाए। 1-2 महीना पहले मैंने एक जुमला कह दिया था, कुछ लोगों को तकलीफ हुई थी कि ये नहीं कहना चाहिए था। ठीक है भाई, पुराने नहीं तो अब अपने जो लोग मौजूद हैं सामने, इस मसले को क्यों नहीं हल करने की कोशिश करते हैं? तो उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है उसको करके उसको सिक्योर कर लिया जाए, महफूज कर लिया जाए, मजबूत बना लिया जाए। खैर, दूसरी बात ये तहरीर की आ गई। तीसरी जो चीज़ है जो इंतशार का बहुत बड़ा ज़रिया बन रही है, और हाल फिलहाल में 1 हफ्ते के अंदर में एक इसी तरह का वाक़या जिसके जुमले कुछ जो है अभी तक दिमाग पर हैं, और वो जैसे लगता है कि हथौड़ा बन करके लगते हैं कि इंसान प्रॉपर्टी के मामले में या गड़बड़ियाँ करने की वजह से इस हद तक पहुँच जाएगा कि ये जुमला भी कह देगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो जाए। पहले तो मसले को क्लियर कर लीजिए कि बाप के ज़िंदा रहते हुए हर बेटे और बेटी को इस बात का पूरा राइट है कि वो अपने नाम से जायदाद बनाए। ये कहीं से नहीं है कि बाप जिंदा है कैसे बेटे ने प्रॉपर्टी बना ली, कहीं से ये बात नहीं कही गई। हर शख्स जो बालिग हो रहा है, नाबालिग है, अगर उसके पास पैसा है, वो कमा रहा है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी बना सकता है। बाप को ये कहने का कोई हक नहीं है कि मेरे जिंदा रहते हुए अपने नाम से कैसे बनाए। इसी तरह से दिगर भाइयों को इस बात के कहने का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि अरे अपना अकेले अकेले बना रहा है, हम लोगों का नहीं है। तुम बड़े होगे, कमाओगे, तुम बनाना अपना। ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, किसी को रिस्क ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है।
हाँ, ये अलग बात है कि बड़े भाई ने कमा करके उसमें नाम अगर डाल दिया दीगर भाइयों का, तो ये एहसान की बात है, ये दूसरी बात है। मैं लीगल बात इस वजह से ये कर रहा हूं कि ये मसला बाद में अब पता चला। कभी सूरत हाल ये होती है कि चार भाइयों ने मिल करके एक कारोबार खड़ा किया, ज़मीनें खरीदी गई, उसके बाद कारोबार चल पड़ा तो प्रॉपर्टी बना ली जाए। तो बड़े भाई अरे भैया अपने नाम पर लिखवा लें, या बड़े भैया ने किसी और अपने भाई के नाम पर कह रहे चल तोरे नाम लिखा देते। अब 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब एक मरहले में अब घर पहुंच जाते हैं, फैल जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसा है कि थोड़ा सा बंटवारा कर लिया जाए। कहीं ना कहीं बंटवारे का मामला आएगा ना किसी नस्ल में, तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जो है ये 4-5 पुश्त एक ही साथ रहने का मामला। कोई मिसाल तो मैं नहीं देखता हूं ऐसी। 15 साल 20 साल बाद अलग तो होते ही हैं लोग। अब वहां पर यह मसला आता है कि बड़े साहब भाई ये तो मैंने सब कुछ कमा करके मैंने बनाया था, बीच वाले का नाम मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद फिर झूठी सच्ची इतनी चीज़ें चलती हैं। और वो जो मैं कहना चाह रहा था कि अभी भी दिमाग पर है कि बड़े भाई ने उस मामले में, अभी वो मसला हल होने के करीब है, हल हो जाए, इस गांव का नहीं है, एक दूर के गांव का मामला है। उसने कहा अपने बाप जिंदा है ये भी समझ लीजिए, लेकिन चारों पांचों भाइयों ने मिल करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई। अब तकसीम का मामला जब आया, बंटवारे का आपस में उन्होंने चाहा, तो बड़े भाई ने अपने बाप के सिलसिले में जुमला इस्तेमाल किया कि अगर वो फला 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 ज़मीन मुझे अगर नहीं मिली ना, काट करके फेंक दूंगा, भले से जहन्नम में चला जाऊं। ये वर्डिंग थी उस बड़े लड़के की, काट करके फेंक दूंगा, भले से जहन्नम में चला जाऊं। क्या मतलब है इस जुमले को, समझ रहे हैं आप? गए आपकी इस्लामियत और मुसलमानियत भी गई। काट करके फेंक दूंगा, जहन्नम में भले से चला जाऊं। किस चीज़ के लिए? वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए। तो ये मसला होता है उस वक्त जब कुछ चीज़ ख़रीदी जाती है, तो उसकी एक्चुअल जो पोजीशन बननी चाहिए उसी वक्त सही तरीके से अगर उसको डील न किया जाए तो मसाइल ख़राब होते हैं। और सबसे बढ़ करके आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। ताल्लुकात से बढ़ करके कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद हमारे नज़दीक नहीं हो सकती है। यही तो हमारी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है कि मैं मुसीबत में पड़ूं तो मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हो, मेरा भाई मुसीबत में पड़े तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर ये प्रॉपर्टी मेरी ख़त्म हो गई तो मैं लाखों करोड़ों का मालिक हूं, कोई मतलब नहीं है। आदमी मजबूत प्रॉपर्टी से होता है कि भाई बंदों से होता है। और भाई बंदों को कुर्बान करके 2-4 बिस्वा ज़्यादा कम ले लिया तो उसमें जो है कौन से मजबूत हो जाएंगे आप? तो ये सूरत हाल तो गांव में मैं बहुत वाज़े तरीके से देख रहा हूँ। इसकी मिसालें हर महल्ले में है, अच्छे से लोग जान रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे कि इस तरह के वाक़यात कितने ज़्यादा आते हैं। तो ये 3 आज के, इसमें मज़ीद और मैं चीज़ें नहीं बता सकता, वक्त नहीं है। कि पहली चीज़ ये कि किसी की वफ़ात होती है तो उसके वारिसीन जितना जल्द हो सके उसकी प्रॉपर्टी का हला भला कर दें। उसमें दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की वो ये कि तहरीरी हो, कानूनी तौर पर दस्तावेज तैयार करके उस मामले को आखिर तक पहुंचाइए। और तीसरी जो बात इसमें है वो ये कि अगर कोई बेटा अपनी बाप की मौजूदगी में प्रॉपर्टी बनाना चाहता है अपने नाम से, बाप को कोई राइट नहीं है कि उसको रोके और कहे कि नहीं मेरे नाम पर बनाओ, या तुम जो है अपने नाम पर नहीं बना सकते, या 5 भाइयों को शामिल करके बनाओ। वो इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। इसके अलावा जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सब के सब एहसान के दर्जे में आ सकती हैं, वो सब खैर खाही के दर्जे में आ सकते हैं। उसका लीगल कोई बाइंडनेस उसमें नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जब मामलात ख़राब होंगे, मामलात बिगड़ेंगे तो कागज़ देखा जाएगा और कागज़ के मुताबिक फ़ैसला होगा। वहाँ ये नहीं कह सकेंगे तो मैं तो पूरी ज़िंदगी खपा दिया, पूरी ज़िंदगी लगा दिया अपने भाइयों के, नहीं, कुछ नहीं। आप खपाए हैं तो आखिरत में फिर हासिल करने के लिए चुप हो जाइए, अदरवाइज़ अपने नाम पर बनाने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला हमें शरई मामलात को समझने की तौफीक अता फ़रमाए ताकि हमारे मामलात बेहतर से बेहतर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंतशार से हम बच सकें, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।